नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपने दिवाली को बहुत ही आनंद से और हर्षोल्लास से मनाया होगा। तो अब आप पढ़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए और अपनी छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। तो आज हम व्यक्तिगत आय से रिलेटेड सारे टॉपिक को जानेंगे, परियोज्य आय को जानेंगे और इसमें राष्ट्रीय आय की जो मापन की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उनमें सर्वोत्तम विधि कौन सी है, उसके बारे में विस्तृत से विश्लेषण करने वाले हैं। तो आई होप आपने सारी मिठाइयाँ खा ली होंगी और खूब सारा आनंद हर्षोल्लास से अपने जीवन को इन दिनों में व्यतीत किया होगा। तो अब शुरू कीजिए अपनी पढ़ाई, फिर से अपनी वही रूटीन, वही दिनचर्या को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आज हम जानते हैं व्यक्तिगत आय के बारे में। तो व्यक्तिगत आय क्या होती है, यानी जो किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है उसे हम किस तरीके से मापते हैं। तो एक वर्ष में प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पहले सभी स्रोतों से किसी देश के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल आय को क्या कहते हैं, हम व्यक्तिगत आय कहते हैं। यानी एक व्यक्ति की जो एवरेज आय होती है उस पर हमने जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका भुगतान नहीं किया है, उससे पहले जो आय होती है वो व्यक्तिगत आय कहलाती है। यानी किसी वर्ष में डायरेक्ट टैक्सेज के भुगतान से पहले सभी स्रोतों से हमारी जो इनकम होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत आय बोलते हैं। व्यक्तिगत आय कभी भी राष्ट्रीय आय के बराबर नहीं होती, क्योंकि पूर्व में हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं। क्योंकि पूर्व में कई सारे क्या होते हैं, भुगतान इसमें शामिल होते हैं, जबकि वे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत आय क्या है, एक वर्ष में प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पहले सभी स्रोतों से किसी देश के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल आय, जो कि राष्ट्रीय आय के कभी भी बराबर नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में पूर्व में हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होते हैं, जबकि हमारी व्यक्तिगत आय में पूर्व में हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत आय जो है राष्ट्रीय आय से अवितरित कारपोरेट लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कर्मचारियों के योगदान और स्थानांतरण भुगतान को जोड़कर प्राप्त की जाती है। यानी राष्ट्रीय आय में जब अवितरित कारपोरेट जो लाभ होते हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं, उनमें कर्मचारियों के जो योगदान होते हैं और जो स्थानांतरण भुगतान होते हैं जैसे कि पेंशन योजनाएं हो गई, उनको जब ऐड कर लिया जाता है तो हमको क्या होती है, व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है। तो व्यक्तिगत आय का क्या फार्मूला है, राष्ट्रीय आय में से सामाजिक सुरक्षा योगदान को और कारपोरेट लाभ को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और जो स्थानांतरण भुगतान होते हैं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हो गई, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, विधवा पेंशन हो गई, अन्य कई सारे पेंशन जो लाभ होते हैं वो स्थानांतरण भुगतान होते हैं। तो राष्ट्रीय आय में से सामाजिक सुरक्षा योगदान और कारपोरेट लाभ को घटाने के बाद और उसमें स्थानांतरण भुगतान को जोड़कर हम क्या प्राप्त करते हैं, व्यक्तिगत आय को प्राप्त करते हैं। यानी जो पेंशन के रूप में जो आय प्राप्त होगी वो व्यक्ति को ही तो प्राप्त होगी, तो वो क्या है, व्यक्तिगत आय में शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय क्या होती है, यह व्यक्ति की वह आय होती है जो कि व्यक्तिगत आय के रूप में हमको प्राप्त होती है। यानी जब हम अपना जो इनकम टैक्स है, आयकर का भुगतान कर देते हैं, उसके बाद हमारी जो आय बचती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रयोज्य आय बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, आयकर के भुगतान के बाद व्यक्तियों की आय प्रयोज्य आय कहलाती है। इसको हम फिर खर्च करें या बचत करें, ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें जो इनकम हुई, मान लीजिए हमें ये इनकम हुई, इसमें से फिर हमने क्या है, इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया, तो हमको क्या मिला, फिर हमारे पास बी बचा, तो बी हमारी क्या होगी, प्रयोज्य आय हो गई, है ना। यानी मान लो हमारी जो इनकम है 1,50,000 है, ठीक है, इनकम टैक्स हमने मान लो 5,000 10,000 जितना भी हुआ हमने उसको माइनस कर दिया, तो 5,000 मान लीजिए हमने इनकम टैक्स हटाया, तो हमको 1,45,000 जो है हमारी क्या हो गई, जो प्रयोज्य आय मानी जाएगी, हमारी इनकम प्रयोज्य आय मानी जाएगी। और उसको मैं खर्च भी कर सकती हूँ, इन्वेस्ट कर सकती हूँ, बचत कर सकती हूँ, जो मुझे करना है वो मैं इसको करने के लिए क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ। ठीक है, तो प्रयोज्य आय को कैसे परिभाषित करते हैं हम, प्रयोज्य आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। यानी जो हमारी व्यक्तिगत आय होती है उसमें से अगर हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमको प्रयोज्य आय प्राप्त हो जाती है। क्योंकि पूरी जो प्रयोज्य आय होती है खपत पर खर्च नहीं की जाती, यानी हम इसमें बचत भी कर सकते हैं, तो खपत और बचत दोनों ही इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। क्लियर हुआ आपको, प्रयोज्य आय क्या होती है, हमारी जो टोटल इनकम है उनमें से हम जो इनकम टैक्स को घटा देते हैं, तो प्रयोज्य आय होती है जिसको हम खर्च भी कर सकते हैं और उसकी हम बचत भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? किसी विशेष वर्ष में कोई भी एक वित्तीय वर्ष ले सकते हैं, 21, 22, 23, 23, 24, है ना। किसी देश के व्यक्ति की औसत आय, किसी एक विशेष वर्ष में किसी देश के व्यक्ति की औसत आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त की जाती है। यानी किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें अगर जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो हमको क्या है? प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। यानी किसी वर्ष विशेष में किसी देश के व्यक्ति की औसत आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है या राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर प्राप्त की जाती है। किसी देश की कितनी राष्ट्रीय आय है उसमें क्या कहते हैं, उस देश की जनसंख्या से हम क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वास्तविक आय को। वास्तविक आय क्या है? वास्तविक आय जो है ये नाम मात्र की राष्ट्रीय आय है जो किसी विशेष वर्ष के सामान्य मूल्य स्तर के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। यानी नाम मात्र की जो राष्ट्रीय आय है उसे हम वास्तविक आय बोल देते हैं, जो किसी वर्ष विशेष के सामान्य मूल्य स्तर के संदर्भ में क्या हम इसको व्यक्त करते हैं। यानी किसी वर्ष विशेष में देश का जो सामान्य मूल्य स्तर होता है उसे ही वास्तविक आय बोल देते हैं। यह नाम मात्र की आय की क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर जो हमारी पैरिटी होती है वो कितनी है, हमारी क्रय शक्ति क्षमता कितनी है, उसके शब्दों में इसको क्या है? परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय वर्तमान कीमतों पर मुद्रा के रूप में उत्पादित और व्यक्त की गई वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मूल्य। हमने राष्ट्रीय को अपने क्या पढ़ा था कि किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो राष्ट्रीय होता है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का संकेत नहीं है, लेकिन जो है यह अर्थव्यवस्था की क्या है? वास्तविक स्थिति का संकेतक नहीं। वास्तविक आय जो है इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि स्थिर मूल्य पर वास्तविक आय, वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय जो होती है वो चालू वर्ष के दौरान और आधार वर्ष क्या होता है? हम किसी एक वर्ष को आधार मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान में 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। यानी 2011-12 में किसी देश की वास्तविक या राष्ट्रीय आय ... इतनी थी। ठीक है, ABCD जो भी थी। चालू वर्ष क्या होता है? चालू वर्ष मान लीजिए हम 2022 में बात कर रहे हैं तो 2022-23 हमारा चालू वर्ष है। समझ में आया आपको? आधार वर्ष और चालू वर्ष में क्या अंतर है? आधार वर्ष किसी एक को हम आधार मान लेते हैं, उसके आधार पर गणना करते हैं ताकि हम तुलना कर सकें कि 2011-12 की तुलना में हमारी राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई, है ना, प्रयोज्य आय में कितनी वृद्धि हुई, हमारी GDP का स्तर क्या है। तो हमने आधार वर्ष माना है 2011-12 को। ठीक है, जबकि चालू वर्ष जो होता है जिस वर्ष में हम जी रहे हैं, जैसे प्रेजेंट में चालू वर्ष है 2011-12 क्या हो गया? हमारा आधार वर्ष हो गया और 2022-23 क्या हो गया? हमारा चालू वर्ष हो गया। तो ये आधार वर्ष हो गया आपका, ये चालू वर्ष हो गया। तो जो वास्तविक आय है वो चालू वर्ष और आधार वर्ष की आय पर तुलना है। ठीक है, वर्तमान मूल्य पर चालू वर्ष और आधार वर्ष के मूल्यों की क्या है? तुलना है। यही है स्थिर मूल्य पर वास्तविक आय। तो आधार वर्ष और चालू वर्ष आपको समझ में आया? किसी एक चीज को आधार मान लेते हैं, जैसे मान लो जैसे हम अपनी आय को आधार मान लेते हैं कि 2020 में मेरी इनकम इतनी थी। अब उसकी तुलना 21 से करेंगे, 22 से करेंगे, फिर हमको पता चल जाएगा कि हमारी इनकम घटी है या बढ़ी है। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में भी हम आधार वर्ष मानते हैं। पहले आधार वर्ष 2004-05 माना जाता था, फिर इसमें संशोधन किया गया, अब इसको 2011-12 माना जाता है। तो 2011-12 के सापेक्ष हम आंकड़ों को देखते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारी नेशनल इनकम क्या है, हमारी GDP ग्रोथ क्या रह रही है, GNP क्या रह रही है, हम कितना उसके सापेक्ष निर्यात कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं। यानी अर्थव्यवस्था के जितने भी आंकड़े अगर हम किसी आधार वर्ष के सापेक्ष मापते हैं तो हमको पता चलता है कि हम प्रगति कर रहे हैं या उसमें कुछ कमी हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं GDP अपस्फीति कारक। अपस्फीति में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। GDP अपस्फीति कारक क्या होता है? GDP में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन के सूचकांक। GDP में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं यानी गुड्स और सर्विसेज शामिल हैं, उनके मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो सूचकांक है उसे ही हम GDP अपस्फीति कारक कहते हैं। यह एक मूल्य सूचकांक है जिसकी गणना किसी दिए गए वर्ष में नाममात्र GDP को उसी वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। किसी दिए गए वर्ष में से एक मूल्य सूचकांक एक आधार वर्ष मान लेते हैं, कोई 2011-12 हो गया, तो 2011-12 में
उसकी नामा जीडीपी को उसकी वास्तविक जीडीपी से क्या करके हम भाग देंगे और 100 का गुणा करके हमको जीडीपी अपस्फीति कारक मिल जाएगा। यानी जीडीपी अपस्फीति कारक क्या होता है, जीडीपी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज शामिल होती हैं उनके मूल्य में, उनकी वैल्यू में जो चेंज हो रहा है, तो उसका जो इंडेक्स है वो है आपका जीडीपी अपस्फीति कारक। यह एक मूल्य सूचकांक होता है जो कि किसी गणना दिए गए वर्ष में नाममात्र जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से भाग देकर प्राप्त करते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसको हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी से भाग देते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। जीडीपी गुड्स और सर्विसेज में हुए मूल्यों में जो चेंज होता है वही आपका जीडीपी अपस्फीति कारक होता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका जीडीपी डिप्लेटर। जीडीपी डिप्लेटर में हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी का क्या करते हैं, भाग देते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। ये हो गया आपका जीडीपी अपस्फीति कारक। क्या है ये, जीडीपी में शामिल वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन है। जैसे मापेंगे कैसे, मापेंगे ऐसे उसकी जो नॉमिनल जीडीपी है ना, अनुमानित जीडीपी है, उसमें हम वास्तविक जीडीपी से क्या करेंगे, भाग देंगे और 100 का क्या कर देंगे, गुणा, तो हमको जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी अपस्फीति कारक प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय मापने के तरीके। ये है मेन इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रीय को कैसे कैसे हम क्या है और कैसे इसका मापन करते हैं। तो देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को एक वर्ष के दौरान मुद्रा मूल्य के विरुद्ध गिना और परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसका जो भी कुछ उत्पादित होता है वह या तो उपभोग के लिए होगा, यानी हम कुछ भी उत्पाद कर रहे हैं या तो हम कंज्यूम करने के लिए कर रहे होंगे, उत्पादन के लिए कर रहे होंगे, या फिर बचत के लिए कर रहे होंगे। हमारा जो भी उत्पादन गतिविधियां चल रही हैं उनका एक ही उद्देश्य है, यानी अपनी रोजाना जो रोजमर्रा की जरूरतें उनको पूरा करना, यानी खपत करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। दूसरा, बचत कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास बचता है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो उत्पादन, आय और व्यय, इसकी तीनों विधियों पर क्या किया जाता है, गणना की जाती है। राष्ट्रीय गणना किन स्तरों पर की जाती है, आय विधि, पहले उत्पादन होगा तो आय होगा, आय होगा तो फिर व्यय भी होगी। यानी किसी वस्तु का हमने उत्पादन किया तो हमसे उसको इनकम हुई, अब इनकम को क्या करेंगे, हम उसको स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीन विधियों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यानी राष्ट्रीय आय को इन्हीं तीन विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। उत्पादन, आय और व्यय। उत्पादन से ही हमको इनकम होती है और इनकम होती है तो फिर हम क्या करते हैं, खर्चा भी करते हैं। तो इन तीन विधियों द्वारा क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि, यानी जब हम उत्पादन कर रहे होते हैं तो प्रत्येक स्तर पर मूल्य का कहीं ना कहीं वृद्धि कर रहे होते हैं। आय विधि या कार्यार्जन विधि, यानी हमको आय हो रही है, ठीक है। और व्यय विधि, यदि इन विधियों को सही ढंग से किया जाता है तो निम्न समीकरण को जाना जाना चाहिए। तीनों ही विधियां कहीं ना कहीं आपस में इक्वल है। जब उत्पादन होगा तभी तो आपको आय होगी, जब उत्पादन होगा तभी तो आपको आय होगी, है ना। उत्पादन करेंगे तभी तो आपको आय होगी और जब आपको आय होगी तभी तो आप व्यय करेंगे। तीनों ही विधियां आपस में क्या है, इक्वल है या रिलेटेड है। यानी उत्पादन इक्वल टू आय इक्वल टू व्यय। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, जो हमारी ये विधियां हैं राष्ट्रीय आय के मापन की, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की इन विधियों में हम क्या देखेंगे, पहले हम उत्पादन विधि को देखेंगे। ये व्यय विधि है आपकी, ये आय विधि है और ये उत्पादन विधि। तो उत्पादन विधि में क्या क्या शामिल रहता है, वैल्यू एडेड फ्रॉम ईच ऑफ द मेन इकोनॉमिक सेक्टर, यानी हमारे जो मुख्य आर्थिक क्षेत्र होते हैं उनकी मूल्य को ऐड किया जाता है प्रत्येक क्षेत्र की। जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और क्वार्टनरी, त्रैमासिक, जितनी भी अन्य गतिविधियां होती हैं। जबकि आय विधि में हम क्या करते हैं, लोगों की इनकम, उनकी जो रोजगार से इनकम है, चाहे वो स्वरोजगार हो या कहीं जॉब हो, उनको शामिल करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट को शामिल करते हैं, ठीक है। जो हमारी भूमि होती है, भूमि स्वामी होते हैं, उनसे उनको जो रेंट मिलता है उसको हम शामिल करते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा जो व्यय विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कंजप्शन, खपत को शामिल करते हैं। हमने जो कंज्यूम किया, जैसे हमने गेहूँ उत्पाद किया, कुछ तो हम घरों में भी खाते हैं ना, चावल, सरसों तेल हो गया, दालहन हो गई, है ना, गन्ना हो गया, शक्कर वगैरह, तो इनका कंज्यूम हम घरों में भी करते हैं ना। तो व्यय विधि में कंज्यूम हमारा शामिल होता है, जो कंजप्शन होता है। गवर्नमेंट के खर्चे शामिल होते हैं,
निवेश पर किए गए खर्चे शामिल होते हैं कि हम कितना निवेश कर रहे हैं। चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो हमारा स्टॉक भंडार होता है उसकी वैल्यू में जो परिवर्तन होता है वो भी शामिल करते हैं। इसमें हम निर्यात भी शामिल करते हैं और आयात भी शामिल करते हैं। ठीक है, जीडीपी को भी शामिल करते हैं। जीडीपी यानी जो डिमांड, जो मांग आधारित जीडीपी है उसको भी इसमें शामिल करते हैं। अब हम इसको विस्तार से एक बिंदु को देखेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तीनों विधियां एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तीनों विधियां क्या है, प्रकृति में गोलाकार है। उत्पादन के रूप में शुरू होती है, तो उत्पादन के कारक से हमको आय होती है। उत्पादन से क्या होती है, आय होती है। और आय को फिर क्या करते हैं, हम व्यय के रूप में खर्च करते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में आप कुछ उत्पादन कर रहे होंगे, है ना, आप कुछ उत्पादन कर रहे होंगे तभी तो आपको इनकम होगी। जब इनकम होगी आपको तभी तो आप खर्च करने लायक होंगे। उत्पादन, आय और व्यय एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए बोला जाता है प्रकृति में इनकी क्या है, एक साइक्लिक ऑर्डर, एक गोलाकार क्रम में एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब हम देखेंगे उत्पादन विधि को। क्या देखेंगे हम, उत्पादन विधि को। उत्पाद विधि देश के उत्पादन को मापती है। उत्पाद विधि क्या करती है, देश के उत्पादन को मापती है। इसे इन्वेंटरी विधि भी कहते हैं। इस पद्धति के तहत एक वर्ष के दौरान पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, कोई भी एक ईयर ले लीजिए, उसमें पूरी इकोनॉमी के लिए, चाहे वो आपका प्राथमिक सेक्टर हो यानी कृषि क्षेत्र हो, उद्योग सेक्टर हो, उत्पादन क्षेत्र हो, और व्यापार वाणिज्य क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादन का क्या करते हैं, हम एक ग्रॉस वैल्यू प्राप्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों से उत्पादन की ग्रॉस वैल्यू प्राप्त करते हैं। इसे हम क्या बोल लेते हैं, उत्पादन विधि बोल लेते हैं। प्राप्त मूल्य वास्तव में बाजार कीमतों पर क्या होता है, जीएनपी होता है। दोहरी गिनती से बचने के लिए हमें कई सारी इसमें क्या करनी चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। यानी उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र हैं, द्वितीयक क्षेत्र हैं, तृतीयक क्षेत्र में उनमें जो भी उत्पादन हुआ है उसके सकल मूल्य को मापते हैं। यही हमारी उत्पादन विधि है। ठीक है, दोहरी करना से हमें इससे बचने में सावधानियां रखनी पड़ती हैं। अंतिम उत्पाद का मूल्य उत्पादक प्रक्रिया में जोड़े गए सभी मूल्यों के योग से प्राप्त होता है। दोहरी गणना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अंतिम आउटपुट के मूल्य को जीएनपी गणना में लिया जाना चाहिए या फिर जोड़े गए मूल्यों का योग लिया जाना चाहिए। इनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। भारत में कृषि उत्पादन का सकल मूल्य हम निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। देखें, जैसे कि कई सारी कृषि वस्तुएं होती हैं, तो कृषि वस्तुओं को हम कैसे शामिल करते हैं उत्पादन में, तो 64 कृषि वस्तुएं होती हैं, उनका जो कुल उत्पादन अनुमानित है। प्रत्येक फसल के उत्पादन को क्या कहते हैं, हम प्रति हेक्टेयर औसत उपज से बोए गए क्षेत्र को गुणा करके मापते हैं। जो हमारी प्रति हेक्टेयर उपज हुई, मान लीजिए 1 हेक्टेयर हमने 2 कुंटल उपजाया है, ठीक है, बोए गए क्षेत्र कितना था हमारा, बोया गया क्षेत्र कितना था, हमने 4 हेक्टेयर में बोया था या 6 हेक्टेयर में बोया था, उसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको क्या करते हैं, फिर हम इसको निकालते हैं। प्रत्येक वस्तु के कुल उत्पादन का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है। जो भी हमने उत्पादन किया उसकी वैल्यू क्या, मार्केट प्राइस पर करते हैं, बाजार मूल्यों पर उसको मापते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कृषि उत्पादन के सकल मूल्य को मापने के लिए टोटल उसकी वैल्यू होती है 64 वस्तुओं के कुल उत्पादन का कुल मूल्य लिया जाता है। जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे हम प्रति हेक्टेयर में देख रहे थे हमने कितना उत्पादन किया और कितने क्षेत्र में बोया था उसके गुणा कर रहे थे, तो इन 64 वस्तुओं का कुल मूल्य को हम क्या करते हैं, कुल उत्पादन मूल्य निकाल लेते हैं। और कृषि उत्पादन का शुद्ध मूल्य जो होता है वो बीज, खाद और उर्वरक की लागत, हमने बीज पर कितना खर्च किया है, खाद पर कितना खर्च किया है, फर्टिलाइजर पर कितना खर्च किया है, बाजार शुल्क क्या है, यानी कृषि उत्पादन को कृषि क्षेत्र से मार्केट तक ले जाने के लिए हमको कितना सारा खर्चा करना पड़ा, जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या थी, मरम्मत और मूल्यह्रास के सकल मूल्य से कटौती करके क्या करते हैं, हम मापते हैं। तो कृषि उत्पादन का जो शुद्ध मूल्य होता है, बीज जो इनपुट हमने खर्च किया है उसमें इसको नहीं मापते, उसको कटौती कर देते हैं। शुद्ध मूल्य जैसे बीज, खाद, उर्वरक हो गया, बाजार लागत हो गई, मरम्मत हो गया, मूल्यह्रास हो गया, इनके मूल्य से क्या कर देते हैं, हम उसकी कटौती कर देते हैं कृषि उत्पादन के शुद्ध मूल्य को। जब इन मूल्य को घटा देते हैं तब हमको क्या मिलता है, शुद्ध मूल्य प्राप्त होता है उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी प्रकार हम पशुपालन, वानिकी हो गया आपका, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, कारखाना प्रतिष्ठानों के उत्पादन का सकल मूल्य उनके कुल उत्पादन के अनुमानों को
बाजार मूल्य से गुणा करके क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। यानी कृषि के जो एलाइड सेक्टर हैं, सहायक गतिविधियां हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, कारखाना, इनमें भी हम उसी तरीके से उत्पादन का सकल मूल्य कुल उत्पादन के अनुमानों के बाजार मूल्य से गुणा करके प्राप्त करते हैं। यानी सीधी सी बात है, आपके क्षेत्र में उत्पादन जो भी हो रहा है, उत्पादन गतिविधियों का जो टोटल मूल्य है वो उत्पादन विधि में ऐड किया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है। इन क्षेत्रों में उत्पादन का जो शुद्ध मूल्य होता है, उत्पादन प्रयुक्त सामग्री की जो लागत होती है और उत्पादन के सकल मूल्य से जो मूल्यह्रास भत्ते होते हैं उनकी कटौती करके प्राप्त किया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में जैसे हमने कृषि में उत्पादन किया तो बीज पर, उर्वरक पर, सिंचाई पर जितना खर्चा किया तो वो उसको माइनस करना पड़ेगा ना, कि हम सीधे से देख लें हमें कितना उत्पादन हुआ। उत्पादन की लागत तभी तो आप निकाल पाएंगे, है ना। इनकी कटौती करके हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस तरह से मापा गया जो प्रत्येक क्षेत्र का शुद्ध मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय में क्षेत्र के शुद्ध योगदान को दर्शाता है। मान लीजिए हमने गेहूं उपजाया तो हमने जो उसमें बीज, उर्वरक, सिंचाई या अन्य कई सारे बाजार तक लाने में ले जाने में जो हमने उस पर खर्चा किया था, फिर हमको जो उत्पादन हुआ तो उत्पादन में से इनके खर्चे को हम कट करके ही तो देखेंगे कि हमको उत्पादन कितना हुआ, हमारी उत्पादन लागत कितनी थी। ठीक है, उत्पादन मूल्य तभी तुमको पता चलेगा जब उत्पादन लागत को हटा देंगे। तो ये होती है उत्पादन से राष्ट्रीय आय की गणना। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उत्पादन विधि से। क्या होता है, विकसित देशों में उत्पाद पद्धति का पालन किया जाता है। जो देश अभी विकासशील नहीं है, जिनमें विकास की प्रक्रिया लगभग शुरू हुई है, उन्हें अविकसित कहते हैं। उनमें उत्पादन विधि से ही क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। लेकिन यह विधि क्या है, कम विश्वसनीय है। आंकड़े शुद्ध नहीं हमको प्राप्त हो पाते, आंकड़ों की अपर्याप्तता रहती है, इसलिए इस पर क्या है, सटीकता की इसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि त्रुटि का मार्जिन इसमें बड़ा हो जाता है। जैसे हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कई सारे चरणों में वो उत्पादन विधियां शामिल होती हैं, तो कई सारे छूट भी जाते हैं, कई की दोहरी गणना हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे जो आंकड़े हैं वो हमको सटीक प्राप्त नहीं हो पाते। भारत में यह विधि जो है, जो हमारा हस्तशिल्प क्षेत्र है, कृषि, खनन और विनिर्माण पर लागू होती है। तो उत्पादन विधि भारत में किन क्षेत्रों में लागू होती है, हस्तशिल्प, कृषि, खनन और विनिर्माण क्षेत्र पर लागू होते हैं। मूल्यवर्धित पद्धति के तहत क्या होता है, हमको दोहरी गणना से बचना चाहिए। दोहरी गणना जैसे कि कुल उत्पादन हुआ तो कुल उत्पादन में से मार्केट तक कितना गया, उसमें घर में कितना कंज्यूम हो गया, तो यहाँ भी दोहरी गणना से हमको क्या है, बचना चाहिए। कोई भी वस्तु जो है तो कच्चा माल है या अंतिम उत्पादन के लिए मध्यवर्ती वस्तु है, उसको शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे मान ली हमने गेहूँ उत्पाद हुआ तो गेहूँ जब बेकरी उद्योग के लिए जो जा रहा है ना, आटा बन के बेकरी उद्योग के लिए गया, तो उसके बाद जो बेकरी प्रोडक्ट के रूप में जो मार्केट में उसकी प्राइस है वो हमको कंक्लूड करना चाहिए, ना कि हमको गेहूं की भी और आटे की प्राइस को इंक्लूड करना चाहिए। अगर हम गेहूं की प्राइस भी जोड़ लेंगे और फिर आटे की भी प्राइस जोड़ लेंगे और बाद में जो ब्रेड या उसका बेकरी प्रोडक्ट जो उसका विक्रय हुआ, उससे जो आय हुई उसको जोड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा आय दर्शाई जाएगी ना फिर। तो ये क्या है, ये जो मध्यवर्ती और कच्चा माल है, गेहूं कच्चा माल हो गया, आटा कच्चा, इनको क्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तभी हमको क्या है, शुद्ध आंकड़े प्राप्त होंगे। नहीं तो इनकी क्या है, दोहरी गणना हो रही, गेहूं का मूल्य भी हम गणना कर रहे हैं, आटे का भी कर रहे हैं और बाद में जो बेकरी प्रोडक्ट बन रहा है उसका मूल्य भी कर रहे हैं। तो इससे क्या है, मूल्य के दोहराव की समस्या उत्पन्न होती है और हमको सही उसका मूल्य पता नहीं चल पाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, दोहरी गणना से बचना चाहिए। इन जो कच्चा माल है या अंतिम उत्पादन के लिए जो मध्यवर्ती वस्तु है उसको शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने गेहूं आटे का आपको एग्जाम्पल देकर बताया। उदाहरण के लिए कपास का मूल्य सूत के मूल्य को लागत के रूप में, जैसे कपास से हमने सूत बनाया, फिर सूत से कपड़ा बना, तो कपास और सूत के मूल्य को इंक्लूड नहीं करना है। बाद में जो कपड़ा बन के जो बिका उसका कितना मूल्य हमको प्राप्त हुआ, उसमें कितनी लागत प्राप्त हुई, वो हमको ऐड करना है। प्रत्येक स्तर पर केवल जोड़े गए मूल्य की गणना की जानी चाहिए। जैसे कि मान ली कपास था, ठीक है, कपास से सूत बना, तो कपास सूत बनने में कितना रुपया, मान लो 1 रुपया खर्चा हुआ, तो कपास के मूल्य में हमने 1 रुपया जोड़ दिया। अब सूत से कपड़ा बनने में कितना रुपया खर्च हुआ, 1 रुपया, तो 1 रुपया इसमें और जोड़ दिया। ऐसा तो हम कर सकते हैं, जो जोड़े प्रत्येक स्तर पर अलग से जो मूल्य है उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि कपास का भी मूल्य हम जोड़ लें और सूत का भी जोड़ लें, फिर बाद में कपड़े का भी जोड़ लें। इस तरीके से हमको ऐड नहीं करना है, यानी हमको कच्चे माल का मूल्य नहीं, हमको अंतिम प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है।
कपड़ा बन के कहाँ से तैयार हुआ, कपास से और सूत से ही तो हुआ। तो पूरी लागत यहाँ देख लेंगे, इनको अलग से जोड़ेंगे और तो लागत बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, यानी दोहरी गणना की समस्या हमको दिखती है और हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा फिर हाई दिखाई देती है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रीय आय को मापते समय स्व उपभोग के लिए उपभोग किए जाने वाले उत्पादन के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। जैसे कि अब क्या, जैसे हमने गेहूँ उपजाया तो कुछ गेहूँ तो हम घर में भी रख लेते अपने खुद की यूज के लिए, चना दलहन है ना, तिलहन घर में भी रख लेते अपने यूज के लिए और कुछ मार्केट में भेज देते। तो जो हमने घर में रखा है उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, हम वो भी तो राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो यही इसमें कहा गया है कि आपने स्वयं की कंज्यूम करने के लिए, स्व उपभोग के लिए जो वस्तुएं रखी हैं उनको भी उत्पादन मूल्य की गणना की जानी चाहिए। टिकाऊ वस्तुओं के मामले में पुराने सामान की बिक्री और खरीद को शामिल नहीं करते। मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, न्यू खरीदी है अभी, फिर मैंने वो कार किसी और को बेच दी तो दूसरे के लिए वो सेकेंड हैंड हो गई। तो जो दूसरे व्यक्ति ने वो सेकेंड हैंड कार खरीदी है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे राष्ट्रीय आय में। सेकेंड हैंड वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि एक बार तो वो हम खरीद चुके हैं ना नया सामान। समझ में आया? तो पुराने सामानों की जो बिक्री खरीद की जा रही है उसको राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करेंगे। मोबाइल जैसे मैंने तो नहीं खरीदा, अब मैं अपना मोबाइल किसी और को बेच दूँ तो उसके लिए वो सेकेंड हो गया, तो उसको वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई, पुरानी वस्तुएं हो गई, उनके खरीदी बिक्री को हम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्योंकि एक बार तो मैं मार्केट से न्यू खरीद चुकी, वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होगा। अब मुझसे कोई खरीद रहा है सेकेंड हैंड, वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आय विधि में हम देखेंगे इसमें क्या है, जो हमने कमाया है, जो हमारे कारक थे, जो हमारे फैक्टर थे, उनके हमको जो इनकम हुई है उसको इसमें शामिल करते हैं। यह वितरण पद से राष्ट्रीय आय तक पहुँचती है। इस पद्धति के तहत क्या करते हैं हम, राष्ट्रीय आय के उत्पादन के दौरान उत्पन्न सभी आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की क्या करते हैं हम, गणना करते हैं। ओके, राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि में क्या क्या हम शामिल करते हैं, इसमें जितने भी हमारे जो इंटरप्राइजेज उद्यम हैं उनकी विभिन्न उद्योग समूह में क्या करते हैं, हम बांटते हैं, फिर उनसे जो इनकम होती है उसको प्राप्त करते हैं। कारक आय को श्रम आय, पूंजीगत आय और मिश्रित आय के रूप में बांटा गया है। श्रम आय में क्या होता है, मजदूरी और वेतन शामिल होता है, अन्य कई सारे हमको सहायक लाभ शामिल होते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ताओं का योगदान, सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा पेंशन हो गया, उनमें हमारा जो योगदान होता है उसको श्रम आय में शामिल करते हैं। ठीक है, पूंजीगत आय में क्या शामिल करते हैं, पूंजीगत आय में हमारे जो लाभ होते हैं वो हम शामिल करते हैं, हमारे ब्याज हमको जो मिलते हैं वो शामिल करते हैं, हमारे जो लाभांश होते हैं, रॉयल्टी होती है, उसको हम पूंजीगत आय में शामिल करते हैं। तो श्रम आय में क्या शामिल होता है, मजदूरी और वेतन, अनुषंगी लाभ, सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ताओं का योगदान। नियोक्ता जो नौकरी देने वाले होते हैं तो जो लेबर को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रदान कर रहा है, क्या उसको पेंशन दे रहे हैं, स्वास्थ्य भत्ता दे रहे हैं वे, है ना, और निवास भत्ता दे रहे हैं क्या, आयु और यात्रा भत्ता दे रहे हैं क्या, तो वो नियोक्ताओं का सामाजिक सुरक्षा में क्या होता है, योगदान होता है। इसको भी हम श्रम आय में शामिल करते हैं। जैसे कोई श्रमिक किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसको उस फैक्ट्री मालिक की तरफ से स्वास्थ्य के लिए कुछ भत्ता दिया जाता है, सहायता प्रदान की जाती है, आवास के लिए कोई सहायता प्रदान की जाती है, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई सहायता प्रदान की जाती है, जीवन बीमा प्रदान किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस का। तो ये सारे क्या है, सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ताओं का क्या है, योगदान है। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, पूंजीगत आय। पूंजीगत आय में हम अपनी प्रॉफिट को, इंटरेस्ट को, लाभांश को, डिविडेंड जो होता है हमारा और रॉयल्टी को उसको शामिल करते हैं। जबकि हमारी जो मिश्रित आय होती है वो खेती से, एकल स्वामित्व से और अन्य व्यवसाय से प्राप्त आय को मिश्रित आय में हम शामिल करते हैं। खेती भी हो या कोई हम बिजनेस कर रहे हो या हमारा कोई एकल स्वामित्व वाला कार्य हो, उससे हमको जो इनकम होती है वो हम क्या है, मिश्रित आय में शामिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना घरेलू कारक आय प्लस विदेशों से शुद्ध कारक के रूप में की जाती है। यानी राष्ट्रीय आय में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो आप समझिए, राष्ट्रीय आय में पहले आपकी मजदूरी शामिल होगी, किराया शामिल होगा, ब्याज शामिल होगा, लाभ शामिल होगा और शुद्ध निर्यात मीन्स हमने जो निर्यात किया
और फिर हमने आयात क्या किया, तो निर्यात जितना किया उसमें से हम आयात को माइनस कर देंगे तो हमको क्या है, शुद्ध निर्यात मिल जाएगा। तो मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ प्लस शुद्ध जो आय होती है विदेशों से उसको हम इंक्लूड करके राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। ठीक है, यह विधि जो होती आय विधि शेष क्षेत्रों के योगदान का आकलन करने के लिए अपनाई जाती है। जैसे छोटे उद्यम हो गए, बैंकिंग और बीमा हो गए, वाणिज्य परिवहन, कोई भी पेशा हो गया हमारा, कोई भी कला हो गई, घरेलू सेवा हो गई, सार्वजनिक प्राधिकरण हो गए, क्रय संपत्ति, विदेशी क्षेत्र के लेन देन हो गए, इनके लिए हम क्या है, आय विधि का यूज करते हैं। विदेशों से आय पर डेटा जो होता है देश के भुगतान संतुलन के खाते से प्राप्त किया जाता है। हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, आय पद्धति से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे हम उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय गणना करते समय सावधानियां बरत रहे थे, वैसे ही हमको आय विधि से गणना करते समय भी कई सावधानियां बरतनी चाहिए। यानी हमको कौन कौन से आइटम शामिल नहीं करने चाहिए, स्थानांतरण भुगतानों को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं करना चाहिए। स्थानांतरण भुगतान में सरकार द्वारा पेंशन, सामाजिक बीमा के लिए किए भुगतान शामिल होते हैं, क्योंकि ये भुगतान चालू वर्ष में प्रदान की गई सेवा जैसे पेंशन, सामाजिक बीमा के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमारे जितने भी स्थानांतरण भुगतान है उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए आय विधि में, क्योंकि सरकार ने लोगों पर खर्च किया ना, पेंशन में, सामाजिक सुरक्षा, कई सारी योजनाओं में, तो सरकार को तो कोई आय हुई नहीं है, तो इनको हम क्या है, इनमें शामिल नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, पुराने माल की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियों को राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं माना चाहिए। जैसे मैंने अपनी अभी कार का एग्जांपल दिया कि मैंने तो न्यू खरीदी थी, फिर मैंने कुछ साल यूज की, फिर इसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी, तो दूसरे व्यक्ति ने जो खरीदी उसके लिए वो सेकेंड हैंड थी, पुरानी थी, तो उसने जितनी कीमतों मुझसे खरीदी है वो आय पद्धति में इंक्लूड नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, मैंने जो डायरेक्ट कंपनी से जो मैंने खरीदी थी वो इनकम में क्या है, इंक्लूड होगी, है ना, वो आय पद्धति में क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो पुरानी वस्तुओं की जो खरीद बिक्री है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। लॉटरी जैसे अप्रत्याशित लाभ को भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लॉटरी जैसे अप्रत्याशित लाभ होते हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वे किसी भी वर्तमान उत्पादक गतिविधि से प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट लाभ को अलग से शामिल नहीं करना चाहिए। जितने भी कॉर्पोरेट लाभ होते हैं उनको राष्ट्रीय आय के आकलन के समय आय विधि में शामिल नहीं करते, क्योंकि इसे पहले ही कंपनी के लाभ के हिस्से के रूप में शामिल किया जा चुका है। अब हमें कौन कौन से आइटम शामिल करने चाहिए राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से करते समय। जैसे हमारा खुद की ओनरशिप वाला कोई मकान है या कोई ऑफिस है, उसमें हमने किराए पर किसी को रख लिया है, तो उसमें लगाए गए किराए के मूल्य को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। उत्पादन इकाइयाँ हैं, जैसे हमारा फैमिली लेबरशिप भी हो सकता है, तो उसके मालिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का जो आरोपित मूल्य है उसको भी हम राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जितनी भी उत्पादक इकाइयाँ हैं उनके जो ओनर हैं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जितनी सर्विसेज हैं उनका जो मूल्य है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ये आय विधि से संबंध राष्ट्रीय आय है, जिसमें कौन कौन सी विधियाँ शामिल करनी है, कौन कौन सी हमको शामिल नहीं करनी है, इन पर बात की गई है। ज़्यादातर दोहरी गणना वाली चीज़ें शामिल नहीं करनी होती हैं, पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री को शामिल नहीं करना होता है। व्यय विधि में क्या होता है, हमने कितना खर्च किया, हमको इनकम होने के बाद हम किन किन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। इस पद्धति के तहत क्या है, किसी विशेष वर्ष में समाज द्वारा किए गए कुल व्यय को एक साथ जोड़ा जाता है। कोई भी आप वर्ष ले सकते हो, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, कोई भी एक वर्ष ले सकते हैं। उस वर्ष में पूरे एक देश के एक समाज द्वारा, एक तबके द्वारा कितना खर्च किया गया उसको एक साथ क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। एक समाज के व्यय की गणना करने के लिए इसमें हम व्यक्तिगत उपभोग व्यय को भी जोड़ेंगे, यानी किसी व्यक्ति विशेष ने कितना खर्च किया। शुद्ध घरेलू निवेश भी जोड़ेंगे। उपभोग के साथ साथ पंजीकृत वस्तुओं और शुद्ध निर्यात के सरकारी व्यय भी शामिल होते हैं। यानी व्यक्तिगत उपभोग व्यय, किसी पर्सन ने अपने कंज्यूम करने के लिए कितना खर्च किया। शुद्ध घरेलू निवेश, उपभोग के साथ पूंजीगत वस्तुओं और शुद्ध निर्यात पर सरकारी व्यय, सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं पर, निर्यात पर कितना खर्च किया, ये भी इसमें क्या होता है, व्यय विधि में शामिल होता है। जैसे हम देखें, जो जीएनपी होती है यानी राष्ट्रीय होती है,
निजी उपभोग व्यय शामिल होगा उसमें, निजी निवेश व्यय शामिल होगा, सरकारी व्यय शामिल होगा और शोध निर्यात भी शामिल होगा। जीएनपी क्या होती है? आपकी राष्ट्रीय आय होती है। तो इसमें निजी उपभोग व्यय को शामिल करेंगे, निजी निवेश व्यय को शामिल करेंगे, सरकारी व्यय को शामिल करेंगे और शुद्ध निर्यात को भी क्या कहते हैं? शामिल करते हैं। शुद्ध निर्यात का मतलब होता है जितना हमने निर्यात किया और फिर हमने कितना आयात किया। तो हमने निर्यात किया, उसमें से आयात को क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं, तो हमको शुद्ध निर्यात प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना। अब व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे सेकेंड हैंड सामान, उस पर किए खर्च को शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे कि सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, अन्य कोई डिवाइस खरीद रहे हैं, तो उस पर किए खर्च को हमें व्यय विधि में शामिल नहीं करना है। शेयरों और बांडों की खरीद, जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है, द्वितीयक बाजार होता है, उसमें पुराने शेयर और बॉन्डों की खरीद पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं करते हैं। यानी पुराने शेयर बॉन्ड पर जितना भी हम खर्च कर रहे हैं उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड सामान पर किए खर्च को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तीसरा है आपका स्थानांतरण भुगतान। सरकार द्वारा किए भुगतान पेंशन पर, सामान्य सुरक्षा योजनाओं पर किए खर्च को इसमें शामिल नहीं करते। तो सेकेंड हैंड सामान हो गया आपका, ठीक है, शेयर बॉन्ड हो गए, सरकार द्वारा स्थानांतरण भुगतान हो गया, इसको राष्ट्रीय आय में आप शामिल नहीं करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं पर जो हम खर्च कर रहे हैं उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जैसे किसानों द्वारा बीज उर्वरक पर व्यय, कपड़ा उद्योगों द्वारा कपास सूत पर व्यय को दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करते हैं? हम शामिल नहीं करते। यानी अंतिम उत्पादों पर होने वाले खर्च को ही शामिल किया जाना चाहिए, मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए खर्च को शामिल नहीं करना चाहिए। तो दोहरी गणना, शेयर बॉन्ड, पुरानी वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें क्या कहते हैं? होने वाले व्यय को हम इसमें शामिल नहीं करते। तो फैक्टर कॉस्ट, अब हम देखेंगे कारक लागत क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत और बाजार लागत हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। इसको हम विस्तार से जानेंगे कि क्या है कारक लागत। तो कारक लागत क्या होती है? वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते समय कई सारे इनपुट होते हैं, हमने कई सारी चीज़ों हमको लगाना पड़ता है। जैसे मान लो हम गेहूँ को उत्पादन कर रहे हैं तो बीजों पर खर्च करेंगे, सिंचाई पर खर्च करेंगे, उर्वरक पर खर्च करेंगे, वो आपका क्या इनपुट है जिन्हें उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इन आगतों को आमतौर पर उत्पादनिक कारक कहते हैं। यानी हमें उत्पादन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई उन्हें क्या बोलते हैं? हम उत्पादन के कारक बोलते हैं। और इसमें जो हमको खर्च करना पड़ा उसे हम क्या बोलते हैं? कारक लागत बोलते हैं। यानी उत्पादन प्रक्रिया में शामिल इकाइयों पर किए गए खर्च को हम क्या बोलते हैं? कारक लागत बोलते हैं, इनपुट कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट बोल देते हैं। इसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। तो कारक लागत में क्या हो गया? आप किसी उत्पादन प्रक्रिया में कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, जिन जिन वस्तुओं सेवाओं को आपको उत्पादन की जरूरत पड़ी उत्पादन करते हुए, तो वो आपके फैक्टर कॉस्ट में शामिल होंगे। आपने कोई लैपटॉप बनाया तो लैपटॉप के जितने इक्विपमेंट आपको, सिलिकॉन की चिप्स वगैरह कई सारी चीज़ें लेनी पड़ी, जो भी आपको उसमें इनपुट वायर अन्य कई सारी डिवाइसेस लगानी पड़ी, तो आपके इनपुट में जो जो चीज़ें लगी हैं वो आपकी क्या है? फैक्टर कॉस्ट में शामिल होती हैं। यानी हमें उत्पादन करते समय उत्पादन प्रक्रिया में कई सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, कई इनपुट लगाने होते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं? हम कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बाजार लागत। कारक लागत में क्या होता है? वस्तुओं सेवाओं के उत्पादकों के इन कारकों का उपयोग करने के लिए जो लागत वहन करनी पड़ती है, इन लागतों को अंततः उत्पाद की कीमत में जोड़ते हैं। हमने मान लीजिए हमने किसी फैक्ट्री में उत्पादन प्रक्रिया को शुरू किया, हमने बेकरी उद्योग ही मान लीजिए, तो हमें गेहूँ, अन्य कई सारे पानी, बिजली, अन्य कई सारी चीज़ों की उसमें जरूरत पड़ी उत्पादन करने से पहले। तो जो हमारे उत्पादन कारक थे उनमें हमको जो लागत लगानी पड़ी थी, तो अंततः उत्पाद की कीमत में उसको क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। इसे ही हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। यानी किसी चीज़ को तैयार करते समय हमें जो भी खर्चा करने पड़े उसमें, उसके बाद वो चीज़ तैयार हुई तो जो हुए खर्चे वही क्या है? कारक लागत आपको बोला जाता है। चाहे वो कृषि क्षेत्र हो गया आपका, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, या फिर सर्विस सेक्टर हो गया, हर चीज़ में आपको क्या है? इनपुट कॉस्ट लगानी पड़ती है। कई सारे फैक्टर होते हैं, उनकी जो लागत को ही हम कारक लागत बोल देते हैं। यह उत्पादन की लागत को दर्शाती है। कारक लागत क्या है? उत्पादन की लागत है जो एक फर्म द्वारा वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते समय खर्च की जाती है। यानी उत्पादन की लागत ही आपकी कारक लागत कहलाती है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कारक लागत में क्या रहता है, ऐसी उत्पादन लागतों के उदाहरण में मशीनों को किराए पर लेने की लागत हो गई। जैसे एग्जाम्पल में देखें, हमने मशीनों को किराए पर लिया, मशीन और भूमि की खरीद हो गई, वेतन मजदूरी का भुगतान हो गया, पूंजी प्राप्त करने की लागत हो गई, उद्यमी द्वारा जोड़े गए लाभ अंतर शामिल है। मान लीजिए हमने कोई मशीन किराए पर ली उत्पादन के लिए, भूमि किराए पर ली, फिर हमने श्रमिक रखे, श्रमिकों को भुगतान किया, ठीक है। तो इतना सारा जो हमने उसमें पूंजी लगाई, श्रमिकों को भुगतान किया, भूमि मशीनरी पर खर्च किया एक उत्पादन के लिए, तो जो उत्पादन के लिए हमने खर्च किया, जो हमारी उत्पादन लागत आई है, उसे ही हम क्या फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत बोल देते हैं। कारक लागत में व्यय कर शामिल नहीं होते हैं जो सरकार को दिए जाते हैं, यानी हमें उन टैक्स को शामिल नहीं करते जो हम सरकार को देते हैं, क्योंकि कर सीधे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष उत्पादन का लागत हिस्सा नहीं होता। जितने टैक्स हम सरकार को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दे रहे हैं, उनको हम कारक लागत में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो उत्पादन का हिस्सा नहीं होते। लेकिन सरकार से हमको जो सब्सिडी मिलती है उत्पादन करते समय, वो हम इसमें कारक लागत में शामिल करते हैं। मान ली हमने कृषि क्षेत्र में गेहूँ या कपास का उत्पादन किया, तो बीजों के लिए हमको सब्सिडी मिली, सिंचाई के लिए हमको सब्सिडी मिली, फर्टिलाइजर के लिए हमको सब्सिडी मिली। तो जो सब्सिडी हमको सरकार की तरफ से प्राप्त हुई है, उसको फैक्टर कॉस्ट में कारक लागत में शामिल किया जाता है। समझ में आया? बीज, फर्टिलाइजर, सिंचाई है, अन्य कई सारे जो इक्विपमेंट हो गए, कृषि उपकरण हो गए, उनके लिए सब्सिडी मिली। तो जो सब्सिडी हमको सरकार से प्राप्त हुई है, वो हमको क्या है, फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बाजार मूल्य। एक बार वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होने के बाद उन्हें बाजार में क्या करते हैं, हम एक फिक्स रेट पर बेचा जाता है। तो बाजार मूल्य वह मूल्य है जो उपभोक्ता उत्पाद को विक्रेताओं से खरीदते समय उसके लिए भुगतान करेंगे। एक कंज्यूमर द्वारा, जो सेलर होते हैं, उनसे खरीदते समय जो भुगतान किया जाता है, जो पेमेंट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम बाजार मूल्य बोल देते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए करों को कारक मूल्य में जोड़ देते हैं। जो हमारी उत्पादन लागत है, उसमें अगर हम सरकार के टैक्स भी इंक्लूड कर दें, तो हमको क्या है, बाजार मूल्य प्राप्त हो जाता है। कारक लागत हम क्या जोड़ रहे थे, हमारी जो उत्पादन लागत थी और सब्सिडी को भी जोड़ रहे थे, लेकिन उसमें हम टैक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम बाजार लागत की बात करते हैं, तो हम उसमें टैक्स भी इंक्लूड करते हैं, तभी तो चीज़ इतनी महंगी हो जाती। मान लीजिए मैंने किसी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जो 250 रुपये का, लेकिन जब उसमें टैक्स इंक्लूड होगा तो जाके वो 300 450 रुपये का हो जाएगा। तो ये इसकी बाजार लागत हुई, क्योंकि इसमें क्या है, टैक्स इंक्लूड हो गए हैं। ये इसकी क्या है, कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट है, ये उत्पादन लागत है। तो जब हम उसमें टैक्स इंक्लूड कर देते हैं और सरकार की सब्सिडी को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमको बाजार लागत प्राप्त होती है। करों को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि कर बे लागतें होती हैं जो कीमत में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, और सब्सिडी कम कर देते हैं, क्योंकि सब्सिडी पहले से ही क्या है, कारक लागत में शामिल होती है। सब्सिडी को इसलिए घटाते हैं हम, क्योंकि जो हमने उत्पादन किया था, उत्पादन के लिए जो बीज, सिंचाई, उर्वरक या कृषि उपकरण चाहिए थे, उनमें सब्सिडी हम पहले ही ले चुके, तो वो कारक लागत में पहले से ही शामिल है। इसलिए सब्सिडी को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं बाजार लागत को निकालने के लिए, ताकि दोहरी गणना की हमको समस्या ना हो। ओके, तो क्या है, मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस होती है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस सब्सिडी। यानी हमको बाजार लागत निकालने के लिए कारक लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना पड़ेगा और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर हम फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे थे, जो कारक लागत थी, उसमें से बाजार लागत में से इनकम टैक्स घटाओ, इनडायरेक्ट टैक्स घटाओ और सब्सिडी को जोड़ दो। तो जब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हमारी उत्पादन लागत होती है, यानी कि जो लागत हमने उत्पादन पर लगाई है, तो उसमें से क्या, जो अप्रत्यक्ष कर होते थे उनको माइनस कर दे देते और सब्सिडी को जोड़ देते थे। समझ में आया? जैसे हम उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन जो भी चीज़ें लगी उन पर खर्चा हुआ, और सरकार ने जो हमको सब्सिडी दी है कृषि के लिए, उर्वरक के लिए, सिंचाई के लिए, वो भी कारक लागत में ऐड हो रही थी, लेकिन कर ऐड नहीं हो रहे थे। इसका उल्टा बाजार लागत में होता है, कर ऐड हो जाते हैं और सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। तो आज का लेक्चर में ख़त्म करते हैं बाजार लागत और फैक्टर कॉस्ट पर ही, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा होश पोश हो जाएगा, आपको शायद समझने में प्रॉब्लम होगी। आगे का लेक्चर हम बहुत ही जल्दी कर हाजिर होंगे।
आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन को सकारात्मक तरीके से जिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने जो राह चाहिए वो आपको मिल ही जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके लिए बहुत कुछ बेहतर होने वाला ज़रूर है, क्योंकि आप जितने तपते हैं ना उतने ही निखरते हैं। तो जीते रहिए ज़िंदगी को और फेस करते रहिए चीज़ों को। समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, बस रूप उनका बदलने वाला है। आज आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट लाइफ में आपको बड़ी समस्या लगती है, जॉब नहीं मिल रही और लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे। कल जब आप सेटल हो जाएंगे तो समस्याएं दूसरा रूप लेकर आपके सामने होंगी। तो लाइफ का नाम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कहीं भी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। तो क्या कहते हैं, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो हंसते हुए मुस्कुरा के जिए, देखेंगे आगे क्या होगा। बस अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करना है, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।